हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। अंतिम प्रहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है वो अपने इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसके यूनिट वाइज टेस्ट जिनके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। और पिछली क्लासों में जो है वैदिक साहित्य दर्शन यूनिट है, इनके सॉल्यूशन हमने वीडियो के माध्यम से देखा था। आज की क्लास है जो फर्स्ट प्रश्न पत्र की जो तीसरी इकाई है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। चूंकि भाषा विज्ञान और व्याकरण में भी जैसे बात करें तो तिगंत प्रकरण है, या फिर जहां पर बात करें महाभाष्य, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर ये हमें पता नहीं चलता है कि प्रश्न जो है वह किस तरह के पूछे जाते हैं। तो निश्चित इस टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है उससे आपको ये आंकलन हो जाएगा कि हमें महाभाष्य में से प्रश्न, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ देखा है, जब मैंने भी महाभाष्य को पढ़ा था तब मेरे को, जब महाभाष्य को पस्पशान्निक को पढ़ा था, तब आगे से पीछे तक पूरे प्रथम आन्निक को पढ़ने के बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा। और नो डाउट आप में से भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं जो महाभाष्य ले आते हैं पस्पशान्निक मार्केट से और पूरा पढ़ भी लेते हैं। पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता कि इसमें से प्रश्न कहां से आएंगे या इसको पढ़ना कैसे है। तो ये, और दूसरा जो है वह तिगंत प्रकरण भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी अगर आप सूत्रशः और वृत्तिशः अगर आप पढ़ करके नहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा परीक्षा में भुगतना भी पड़ सकता है। बात करते हैं टेस्ट के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, काफिरी भाषा केन भाषा परिवारेण संबद्धा भाषा वर्तते। प्रश्न है, काफिरी जो भाषा है वह काफिरी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार के साथ में है? सूडानी भाषा परिवार से, पापुई भाषा परिवार से, बंतु परिवार से और ऑस्ट्रेलियाई परिवार से। तो भाषा विज्ञान से प्रश्न है, जो काफिरी भाषा है उस काफिरी भाषा का जो संबंध है वह बंतु भाषा परिवार से है। किससे है? बंतु भाषा परिवार से। इसके बाद है जूलू भाषा जो है उसका भी संबंध बंतु भाषा परिवार से है। इसके बाद स्वाहिली कांगो, ये सारी जो भाषाएं हैं उन समस्त भाषाओं का जो संबंध है वह बंतु भाषा परिवार से है। सूडानी भाषा परिवार से जो संबंध है वह है सूडानी भाषा, जो कि अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। तो सूडानी भाषा जो है उसका संबंध सूडानी भाषा परिवार से है, और इसका क्षेत्र जो है वह अफ्रीका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का उत्तरी भाग जो है वहां पर ये सूडानी भाषा जो है वह बोली जाती है, और उसकी सूडानी जो भाषा है उसका संबंध सूडानी भाषा परिवार से है। पापुई भाषा परिवार जो है, उस पापुई भाषा परिवार से जो संबंध रखने वाली जो भाषा है वह मफोर भाषा जो है वह पापुई भाषा परिवार से संबंध रखने वाली है। और ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार से संबंध रखने वाली जो भाषा है वह है सेल्वगर, और दूसरी भाषा है वह है यूंगर। ये दोनों जो भाषाएं वह ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार से संबंध रखने वाली भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो काफिरी भाषा जो है उस काफिरी भाषा का संबंध किस भाषा से परिवार से है? तो इसका संबंध जो है वह बंतु भाषा परिवार से है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। देखिए, भाषा विज्ञान को आप पढ़ें तो उसका जो वर्गीकरण है, पारिवारिक वर्गीकरण है, आकृति मूलक वर्गीकरण है। पारिवारिक और आकृति मूलक वर्गीकरण के समस्त जो डायग्राम नोट्स में दिए गए हैं उन समस्त डायग्रामों को आपको एज इट इज याद कर लेना। कौन सा श्लिष्ट है, कौन सा अश्लिष्ट है, कौन सा प्रशिष्ट है, कौन सा पूर्व प्रत्यय है, कौन सा मध्य प्रत्यय प्रधान है, कौन सा अंत प्रत्यय प्रधान है, कौन सा पूर्वांत प्रत्यय प्रधान है, इसके बाद कौन सा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संयोगात्मक, सारी चीजें जो है जो कि डायग्राम से आपको समझाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अधोनिर्दिष्टेषु सत्यासत्य कथनस्य निर्धारणं कुरुतः। अब इसमें कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं? एक ही प्रश्न में 4 और 5 क्वेश्चनों को यहां पर पूछा गया है। भवानी इत्यत्र 8 आगमः वर्तते, तस्तस्तमिपां तान्तन्तामः सूत्रस्य उदाहरणं भवन्तु वर्तते। कर्तृर्थे सार्वधातु के परे धातु ईट स्यात्, लादेशः परस्मैपद संज्ञकः स्युः।
अब आपने व्याकरण को वृत्तियों के सूत्रों के साथ में पढ़ा होगा तो भी तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। अदरवाइज आपको ये लगता है कि सिर्फ मैंने हिंदी अर्थ पढ़ लिया है तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वह आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहला कथन है भवानी। ठीक है, भवानी किस लकार में बनता है? तो आपको यह पता होगा कि भवानी जो है वह लोट लकार में बनता है। किस रूप में बनता है? लोट लकार में। लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन जो है वह भवानी बनता है। कौन से लकार में? तो ये लोट लकार। धातु है वह हो गई भू धातु। ठीक है, तो वहां पर भवानी जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, इसकी थोड़ी सी रूप सिद्धि पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं कि भू जो है, भू तिप्तस्थ मिप है ना, मिप प्रत्यय होगा, प की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, मी रहेगा। फिर भू को भू को सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण हो जाएगा, फिर एचो यवायाव से ओ को अव होगा और यह शब्द बनेगा भव मी। क्या बना? भव मी। अब यहां मी के स्थान पर नी होता है, सूत्र है मेरनी। कौन सा सूत्र है? मेरनी। इस सूत्र के द्वारा मी के स्थान पर नी हो जाता है और भवनी होता है, भवनी। अब ये व जो है उसको अकार है, अकार को आकार करने के लिए आट का आगम होता है और आट का आगम करने वाला सूत्र है वह है आडू तमस्य पिच्च। आडू तमस्य पिच्च। ये सूत्र जो है वह लोट लकार में आट का आगम करता है। तो अब यहां पर जो बन रहा था वह भव मी नी हो रहा था, तो ये आट का आगम यहां होने से टकार की इत संज्ञा होकर के लोप हो गया और ये आ जो है वह वकारोत्तरवर्ती अकार में सवर्ण दीर्घ होकर के आ हो जाता है और ये भवानी पद बनता है। क्या बनता है? भवानी। ठीक है, तो भवानी इत्यर्थ आठ आगम वर्तते, ये बात जो है कथन सही है। ठीक है, भवानी में आठ का आगम होता है। और एक चीज लट लकार की जब बात करते हैं, भवती भवता भवंती भवसी भवथ भवत भवामी, है ना, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? भवामी बनता है। अब भवामी में वही भू को सार्वधातु कार्धातु कयो से ऊ को ओ और एचो यवायावह से ओ को अव हो गया और अव होने के बाद अब जो है यहां पर जो है वह आठ का आगम नहीं होगा। आडू तमस्य पिच्च सूत्र के द्वारा यहां पर आठ का आगम नहीं होता, अपितु यहां पर वकारोत्तरवर्ती जो अकार है उस अकार को आकार में परिवर्तित करने वाला जो सूत्र है वह अतो दीर्घो यही है। कौन सा है? अतो दीर्घो यही। ये दोनों चीजें याद रखना, हर जगह पर उत्तम पुरुष एक वचन में अगर अकार को आकार में परिवर्तित करना है तो पृथक पृथक प्रक्रिया को अपनाया गया है। लट लकार की बात करें तो अतो दीर्घो यही सूत्र का प्रयोग होता है और जहां पर लोट लकार की बात करते हैं तो वहां पर जो है वह आडू तमस्य पिच्च इस सूत्र के द्वारा आठ का आगम होता है। ये कथन जो है वह सही है। तस्तस्तमिपाम तांतंतामह सूत्रस्य उदाहरणम भवन्तु वर्तते। अब देखिए, तस्तस्तमिपाम तांतंतामह सूत्र क्या कहता है कि गीत जो चार लकार है जिसमें ग की इत संज्ञा हुई है उसको कहते हैं गीत। क्या कहते हैं? गीत। जिसमें किसकी इत संज्ञा हुई है? ग की। तो जहां पर गीत जो चार लकार हैं उन चार लकारों में जो तिगंत जो प्रकरण प्रत्यय है कौन कौन से? तो तस, तस, थस, थ और मिप। जो गीत चार लकार हैं उन चार लकारों में तस्तस्त मिपाम तंतंतामय सूत्र के द्वारा क्रमशः जो तिंग प्रत्यय हैं उन तिंग प्रत्ययों में तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम,
थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाते हैं। कहां पर? तो ये जो होते हैं वह गीत जो लकार हैं चार, जहां पर ग की इत संज्ञा हुई है वहीं पर होते हैं। लेकिन एक सूत्र और आ जाता है, वह कहता है लोटो लंगवत। क्या कहता है? लोटो लंगवत, अर्थात जो लंग लकार, लोट लकार जो है, उस लोट लकार में भी लंग लकार के समस्त जो कार्य है वह लोट लकार में भी हो जाएंगे। तो अब ये लंग लकार जो है वह कैसा है? गीत लकार है। तो गीत लकार होने पर तस्तस्त मिपाम तान तन ताम सूत्र के द्वारा ये समस्त कार्य वहां पर होंगे, है ना। तो लोटो लंगवत सूत्र कहता है कि जो लंग लकार में जो काम होंगे वह लोट लकार में भी होंगे। अर्थात ये सूत्र न केवल गीत लकार में ही प्रयोग होगा, अपितु लोटो लंगवत सूत्र के आधार पर इस सूत्र की प्रवृत्ति लोट लकार में भी होगी। और भवंतु जो पद है, भवंतु पद जो है वह कौन से लकार का है? लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। तो अब यहां पर तस्तस्त मिपाम तान तन ताम, इस सूत्र का उदाहरण भवंतु है, वर्त है, ये बात कही जा रही है। लेकिन वास्तव में टिप तस झी है ना, कौन सा तिंग प्रत्यय आता है इसमें? झी प्रत्यय आएगा। और ये सूत्र जो है वह तो तस, थस, थ और मिप, इनके स्थान पर जो है वह ये जो आदेश है वह इनके स्थान पर करता है। तो ये जो है वह इसका उदाहरण नहीं है, ये जो है वह असत्य कथन है। कर्तृर्थे सार्वधातु के परे धातो इट स्यात्, ये भी थोड़ा सा सही बात नहीं है, कथन समीचीन नहीं है। एक कर्तरी शप, जब हमने तिंग प्रत्ययों को पढ़ा था तो तिंग प्रत्यय में लट लकार को जब पढ़ा था वहां पर मैंने कर्तरी शप सूत्र पढ़ा था। कर्तरी शप, कर्तरी शब्द जो सूत्र हमने पढ़ा था, उस कर्तरी शप में इसकी वृत्ति को जब पढ़ा हमने, इसकी वृत्ति को जब हमने पढ़ा था तब उसकी वृत्ति में यह था कर्तृर्थे सार्वधातु के परे धातो शप स्यात्। क्या होता है? शप स्यात्, अर्थात कर्ता अर्थ में सार्वधातु प्रत्यय के पर में रहने पर धातु के साथ में शप विकिरण जो है उस शप विकिरण का आगम होगा। और ये जो है सार्वधातुक प्रत्यय किसको कहते हैं? तो तिंशित सार्वधातुकम, जिन प्रत्ययों में तिंग और शित की इत संज्ञा हुई हो वह सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्ययों के पर में रहने पर धातुओं के साथ में शप का आगम होता है। तो ये जो कथन है वह भी सत्य नहीं है। लादेशः परस्मै पद संज्ञका स्यु, लह परस्मै पदम, लह परस्मै पदम, ये परस्मै पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। लह परस्मै पदम, परस्मै तंगानाम आत्मनेपदम, परस्मै पद संज्ञा और आत्मनेपद संज्ञा, है ना। तंग आदि जो प्रत्यय हैं, शानच कानच प्रत्यय आदि जो हैं, उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। और लह परस्मै पदम, इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया था लादेशा परस्मै पद संज्ञका स्यु, तो ये कथन जो है वह भी समीचीन है। बाकी जो है वह ए और डी समीचीन है, सत्य कथन है। बी और सी जो है वह समीचीन नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी अपन ने यहां पर क्लियर किया। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सत्य, असत्य, असत्य और सत्य, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप तिंग प्रत्यय जो तिगंत प्रकरण हमारे सिलेबस में, उसको तो बहुत अच्छी तरह से करके जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा लगता है बच्चों को क्लिष्ट है या समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ धातु रूप और धातु रूप के उदार जो रूप है उसी को याद करके चले जाते हैं, सूत्रों और सूत्रों की वृत्ति को नहीं देखते हैं। लेकिन परीक्षा में वहीं से सूत्र और सूत्रों की वृत्ति से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, जहां एग्जामिनर के भी दिमाग में क्वेश्चन घूमते हैं, ऐसे प्रश्नों को यहां पर अपन ने लिए हैं सारे। प्रश्न है एरु इत्यनेन किम विधीयते, एरु जो सूत्र है वह क्या करता है? तो एरु जो सूत्र है वह
लोट लकार जो है, उस लोट लकार में इकार के स्थान पर, लोट इकारस्य उ स्यात्। लोट लकार में इकार जो होता है, उस इकार के स्थान पर उकार को करता है। कौन सा सूत्र? एरु। अब लोट लकार का प्रथम पुरुष, लोट लकार के रूपों की अगर बात करें तो भवतु, भवताम, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव और भवाम। देखिए एक इसमें ये कंफ्यूजन भी होता है, ये लोट लकार है। लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में विकल्प में इसका एक रूप और बनता है, जो भी आपको ध्यान रखना है, भवतात बनता है। क्या बनता है? भवतात। और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये लोट लकार है। लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसमें और लट लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें उसमें विसर्ग होता है, इसमें विसर्ग नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां पर एरु ये सूत्र जो है वह क्या कार्य करता है? तो भवतु और भवंतु, भवतु और भवंतु। देखिए थोड़ा सा मैं सारी सिद्धियों को, एक एक सिद्धि को स्टार्ट से लास्ट तक प्रोसेस नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो इसका एंडिंग जो प्रोसेस है वो मैं बता दूंगा कि सूत्र जो है वह किस प्रकार से प्रवृत्त हो रहा है और इसका काम जो है वह, ये सूत्र का कार्य किस प्रकार से निष्पन्न हो रहा है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये एरु सूत्र जो है, उस एरु सूत्र के दो ही उदाहरण है, एक तो भवतु और दूसरा है भवंतु। ठीक है। अब जब भवतु और भवंतु इन दोनों रूपों को जब सिद्ध करते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला भवतु की बात करें, क्योंकि यहां पर भवतु ही विकल्प में है। तो जब भवतु रूप को बनाते हैं तब भू धातु से तिप प्रत्यय हो जाता है, फिर त्रिप प्रत्यय होने के बाद भूज प की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ती शेष बचता है, और इसके बाद जो है वह इस भू को सार्वधातु कार धातु कयो से भो हो जाता है, एचो यवायाव से ओ को अव हो जाता है, भवती ये रूप बनता है। ठीक है, भवती बनेगा। यहां पर वही शब का आगम होगा, शब का आगम होने के बाद उसका हलन प की संज्ञा होकर के लोप, शब की जो है लशक्त तद्दिते सूत्र से इत संज्ञा होकर के उसका भी लोप, अ शेष बचता है, वह अ इसमें जाकर के मिल जाएगा। और इस तकारोत्तरवर्ती जो इकार है, उस इकार के स्थान पर एरु जो सूत्र है वह एरु इकार के स्थान पर वह क्या करता है? तो वह उकार कर देता है और ये शब्द रूप जो बनेगा वह बनेगा भवतु बन जाता है। क्या बना? भवतु। ठीक है। उसी प्रकार भवंतु जो है, भवंतु में क्या होता है? तो आपको पता ही है भवंतु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसमें कौन सा तिंग प्रत्यय होगा? तो भू धातु, बोलिए कौन सा प्रत्यय? झी प्रत्यय, तिप तस झी, तो झी हो गया। फिर झी होने के बाद झोंतः, ये सारी प्रोसेस वही होगी, सार्वधातु कार धातु कयो से भू को भो हो गया, एचो यवा यावा से ओ को अव हो गया, भव झी, इसके बाद कर्तरी शप, शप के बाद अनुबंध का लोप होकर के और अशेष लेता है और ये शब्द ये बनेगा भव झी। झोंता सूत्र के द्वारा झी के स्थान पर अंति हो जाता है। झोंता सूत्र के द्वारा, झोंतः के द्वारा झ के स्थान पर, झी के स्थान पर अंति हो गया। यहां तकारोत्तरवर्ती जो इकार है उस इकार के स्थान पर उकार हो जाता है और ये शब्द बनता है भवंतु, और इनको पर रूप कर करके ये शब्द, ये सिद्धि बनेगी, वह बनती है भवंतु बनता है। क्या बनेगा? भवंतु। अगर आपने तिंग प्रत्यय को, तिगंत प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से और सिद्धियों से और सूत्रों के साथ में पढ़ा होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको शायद सारी चीजें ये समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है। तो ये एरु इत्यनेन किम विधीयते,
ते एरु इत्यनेन भवतु, ये जो रूप है ये संपन्न इसके द्वारा होता है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज जो है वह मोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर आधारित जो है उसके पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज है, और इसमें टोटल टेस्टों की संख्या जो है वह 18 टेस्ट हैं, जिसमें 14 तो टेस्ट जो है वह यूनिट वाइज है और 4 टेस्ट हैं वह फुल सिलेबस पर है, फुल सिलेबस पर टेस्ट है। टोटल टेस्ट जो है वह 18 है। समस्त टेस्ट जो है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाले हैं, और प्रश्नों का लेवल भी जो है वह बहुत सोच समझकर के और बहुत शानदार और बहुत अनुभवी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो एप्लीकेशन लिंक है उसमें से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप इन सारे टेस्टों को देख सकते हैं। इनकी समस्त टेस्ट जो है उनकी पीडीएफ भी वहीं पर अवेलेबल है, और लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर आधारित एप्लीकेशन में लगभग 4000 से 5000 प्रश्न जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर यूनिट वाइज और इसके साथ में ही फुल सिलेबस पर आधारित और इसके साथ में व्याख्यात्मक जो हल हैं उनके साथ में वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतः। अब आपको समीचीन तालिका से इसको मिलाना है। सबसे पहला सवर्ण, सवर्ण रील री वर्णयो सावर्णम वाच्यम, ठीक है। ए का एक्स जो है वह सही है। प्रग्रह्य इदुदेत द्विवचनम प्रग्रह्यम, फलम फले फलानी, ठीक है। अर्थात इकारांत दो प्रग्रह्य संज्ञा जो है वह द्विवचनांत पद जो है उनकी प्रग्रह्य संज्ञा होगी, और वह उसका समीचीन विकल्प जो है वह जेड, ये जो है वह समीचीन विकल्प है। पदम जो है सुप्तिगंतम पदम, अर्थात जहां पर सुबंध है ना, सुप्रत्यय और तिंग प्रत्यय के द्वारा से निर्मित जो पद है उनकी पद संज्ञा होती है, और यहां पर जो है वह रामाणाम जो है वह सुबंध पद है, इसलिए इसकी पद संज्ञा होगी। और युस्थाख्यो नदी अर्थात दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत पद जो है उसकी नदी संज्ञा होती है। कहां पर? तो स्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो इसका जो समीचीन विकल्प है वह है वाय। तो इसका कौन सा सही विकल्प है? ए एक्स, इस दोनों में आ रहा है। बी जेड विकल्प 2 जो है सी है वह डब्ल्यू, डी है वह वाई। विकल्प 2 जो है वह इसका समीचीन आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, शी इत्यस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्मिन लिंगे भवति। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सर्वनाम स्थान संज्ञा हमारे पाठ्यक्रम में है और ये सूत्र जो है वह हम पढ़ते नहीं है। सबसे पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो आपको पता है सर्वनाम स्थान संज्ञा सुड़ नपुंसकस्य, अर्थात सुड अनपुंसकस्य अर्थात सु ओ जस अम ओट, अर्थात ये जो 5 प्रत्यय हैं, 5 सुबंत प्रत्यय कौन कौन से? तो सु ओ जस अम ओट है ना, ये सु और ओट का ट, इन दोनों से जो है वह सुट प्रत्यय जो है वह बना। तो सुड अनपुंसकस्य अर्थात सु ओ जस अम ओट, ये 5 जो प्रत्यय हैं उन 5 प्रत्ययों की अनपुंसकस्य अर्थात ये 5 प्रत्यय जब नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ में प्रयोग नहीं होते तब जो है वह इन 5 प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? सर्वनाम संज्ञा। कहां पर? अनपुंसकस्य, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद के तौर पर नपुंसक लिंग जो है उस नपुंसक लिंग में भी 2 जगहों पर जो है वह सर्वनाम संज्ञा करने की जरूरत पड़ी, और वह है जशस शसो शी। जशस शशो
शी, ये सूत्र जो है वह शी प्रत्यय जो है, तो ये सूत्र जो है जशस शशो शी, ये सूत्र जो है वह नपुंसक लिंग में सु ओ जस अम ओट शस, ये दो प्रत्यय अर्थात प्रथम पुरुष का बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना, और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो है जहां पर जश और शश प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो इनके स्थान पर जशस शशो शी, इस सूत्र के द्वारा शी का आदेश होता है, और शी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र के द्वारा शी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र के द्वारा नपुंसकलिंग में ये जो जशस शशो शी सूत्र जो है वह जस और शश स्थान प्रत्यय के स्थान पर शी का आदेश करता है। कौन से लिंग में? नपुंसकलिंग में। कहने का मतलब यह है कि शी जो सुड़ नपुंसकस्य जो सूत्र है वह स्वादि पंच जो प्रत्यय हैं उन 5 प्रत्ययों की जो है वह अनपुंसकस्य नपुंसक लिंग से भिन्न लिंगों के में जब इन प्रत्ययों का योग होगा तो वहां पर यह सर्वनाम स्थान संज्ञा इनकी होती है। लेकिन नपुंसक लिंग में जब नपुंसक लिंग का शब्द हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो है वहां पर उसके स्थान पर जश और शश के स्थान पर जब शी का आदेश होगा तो वह जो शी है उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। कौन से लिंग में होगी? तो नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो इसका जो है शी इत्यस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्मिन लिंगे भवति, तो इसकी जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है वह नपुंसक लिंग में होती है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। एंगस्य काह संज्ञा भवति, तो एंग जो है वह आपको पता ही है अदेंग गुण, अत एंग गुण संज्ञकः स्यात् अ, इसके बाद जो है वह क्या हो गया? एंग, एंग का मतलब है ए और ओ, इनकी जो है वह कौन सी संज्ञा होती है? तो इनकी जो है वह गुण संज्ञा होती है। तो अदेंग गुण अत एंग गुण स्यात्, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, उपधा संज्ञा भवति, उपधा संज्ञा किसकी होती है? तो अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व पूर्वोपधा, अर्थात अन्त्याद अलह, अन्त्याद अलह पूर्व वर्णस्य उपधा संज्ञा स्यात्, अर्थात अंतिम जो अल है, अंतिम अल का मतलब है कोई भी वर्ण, तो अंतिम अल अर्थात अंतिम जो वर्ण है उससे पूर्व का जो वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? उसकी उपधा संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति में भी ये बात जो है वह कही गई है, अन्त्यात् अन्त्यात् अलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञः उपधा संज्ञकः स्यात्, अन्त्यात् अलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञकः स्यात्, अर्थात अंतिम अल अर्थात अंतिम जो वर्ण है उससे पूर्व का जो वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? उसकी उपधा संज्ञा होगी। तो इसका अन्त्याद अलह पूर्व वर्णस्य उपधा संज्ञा स्यात्, विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें, करीन शब्द है करीन, अब यहां पर अंतिम अल क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? तो अंतिम वर्ण जो है अल है वह न है, और उससे पूर्व वर्ण जो है वह क्या हो गया? तो उससे पूर्व वर्ण जो हो जाता है वह हो जाता है र, तो इस र की जो है वह उपधा संज्ञा होती है। उसी प्रकार मनस क्या है? मनस, अब मनस में स जो है वह अंतिम अल है, और अंतिम अल यहां पर जो है वह र की उपधा संज्ञा नहीं होगी, अपितु यहां पर अंतिम अल है वह है न है, और न से पूर्व जो वर्ण है वह ई है। क्या है? ई, तो ई की उपधा संज्ञा होगी, क्योंकि इसके जब टुकड़े करेंगे तब क में क्या मिला हुआ है? अस्वर मिला हुआ है, र हलंत, हलंत र में ई, और इसके बाद न, तो ये अंतिम अल न हो गया, उससे पूर्व वर्ण ई हो गया,
तो ई की उपधा संज्ञा हो गई। मनस जो है उसमें अंतिम अल जो है वह स हो गया, और नकारोत्तरवर्ती जो अकार है उस अकार की उपधा संज्ञा हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन जो है, जैसे ये संज्ञा प्रकरण के जो क्वेश्चन है ना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को बताइए, रामा शब्द है, जैसे राम शब्द है, ठीक है। अब रामा में अंतिम अल क्या है, तो अंतिम अल जो है वह क्या है, अ है। तो इसमें उपधा संज्ञा को कौन किसकी होगी, तो अंतिम अल तो अ हो गया, अ से पूर्व में जो वर्ण अर्थात जो म है वह म उपधा संज्ञक कहा गया है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, समास प्रकरणे संख्यावंशेन सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। देखिए, जब भी संख्या पूर्व में हो तो आपको पता है कि संख्या पूर्व द्विगु अर्थात संख्या पूर्वक जो शब्द संख्यावाची पद पूर्व में हो तो वहां पर द्विगु समास होता है, संख्या पूर्व द्विगु। लेकिन जहां पर वंशवाचक उत्तर पद हो और पूर्व पद जो है वह संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास नहीं हो करके वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। और इसके जो उदाहरण है वह है द्विमुनि, त्रिमुनि और एक विंशति भारद्वाज। ये जो है वह संख्यावंशेन सूत्र के उदाहरण है। तो आपको त्रियमुनम, लोहित गंगम, पारे यमुनम, ये उदाहरण जो है वह यद्यपि है अव्ययी भाव के, लेकिन संख्यावंशेन सूत्र के नहीं है, ये नदी बीश्च सूत्र के हैं। ठीक है, एक वार्तिक भी समाहारे चायमिष्यते, ये वार्तिक का प्रयोग भी इनके सेंस में होता है त्रियमुनम के साथ में। त्रियमुनम में भी संख्यावाचक पद पूर्व में है, लेकिन नदी, ये यहां पर द्विगु समास नहीं होगा, अपितु यहां पर अव्ययी भाव समास होगा, सूत्र होगा नदी बीश्च। ठीक है, तो एक विंशति भारद्वाजा, द्विमुनि, त्रिमुनि, ये जो समस्त उदाहरण है वह किसके उदाहरण है, संख्यावंशेन सूत्र के उदाहरण है। और इसका सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, उपचर्मम, उपचर्मम इत्यत्र समासांत प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते। देखिए, अव्ययी भाव समास और दूसरे समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास, इन दोनों में समासांत प्रत्यय की चर्चा की गई है और यहां से प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछा भी जाता है। जब इनके समासांत प्रत्यय की बात करते हैं तो एक तो है अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य, इसके द्वारा समासांत टच प्रत्यय होता है। नपुंसकात दन्यतरस्याम, इससे भी अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय होता है। झयः, इस सूत्र के द्वारा भी जो है वह समासांत टच प्रत्यय होता है। अव्ययी भाव शरत प्रवृत्तिभ्य, इसका उदाहरण है वह है उपशरदम। क्या है, उपशरदम। नपुंसका दन्यतरस्याम, इस सूत्र का उदाहरण है वह है उपचर्मम। क्या है इसका उदाहरण, उपचर्मम, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। झयः, इस सूत्र का उदाहरण है वह है उपसमिधम। क्या है, उपसमिधम। इसमें जो टच प्रत्यय, इन सूत्रों के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है, तो इन सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, टच प्रत्यय। तो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य उपशरदम, इसका उदाहरण है। नपुंसकात दन्यतरस्याम उपचर्मम, झयः उपसमिधम, ये इसका उदाहरण है। तो उपचर्मम इसका सही विकल्प है, वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, तो अब यहां पर कर्ता, कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये सूत्र ये कहता है कि कर्ता और करण अर्थ में, कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीयांत पद है उस तृतीयांत पद का समर्थ सुबंत पद के साथ में समास होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र का जो उदाहरण है वह है हरित्रातः। क्या है, हरित्रातः, हरिणात्रातः इति हरित्रातः। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, विकल्प 1 सही आंसर है। समास को जो है वह आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। अभ्यासस्याचो रस्वः केन सूत्रेण स्यात्, बहुत ही तिगंत प्रकरण का प्रश्न है ये। अब
अभ्यासस्याचो ह्रस्वः केन सूत्रेण स्यात्। अब देखिए अभ्यास किसका होता है, किस लकार में होता है, तो आपने एक लीट लकार का प्रथम पुरुष के एक वचन की बात करें, लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो है उसका रूप बनता है, वह बनता है बभूव बनता है। क्या बनता है? बभूव। और आपको यहां तक जो कंडीशन है वह आप सभी को क्लियर है, भू भूव ती, भूव ती, ये यहां तक जो है वह आपको कंडीशन जो है वह क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर जो है वह ती जो है ये तीप है। अब भुव ती, इसमें जो ये प्रथम है, इसका लिटि धातु और अनभ्यासस्य इस सूत्र के द्वारा द्वित्व होता है। क्या होता है? द्वित्व। और ये रूप बनता है भुव भुव ती। क्या बनता है द्वित्व होने पर? भुव भुव ती, ये रूप बन जाता है। अब यहां पर जो है वह पूर्वोभ्यास, अर्थात जो द्वित्व होने पर जो पूर्व का पद है उसकी जो है वह अभ्यास संज्ञा होती है ना? कौन से सूत्र से? पूर्वोभ्यास। इसके द्वारा इस प्रथम जो पद है इसकी द्वित्व संज्ञा हो गई। तो भुव भुव इस कंडीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर है हलादिशेष। क्या है सूत्र? हलादिशेष। हलादि सूत्र, शेष सूत्र क्या कहता है कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है, उस अभ्यास संज्ञक जो पद है उसमें एक हल मात्र ही शेष रहेगा। अब यहां पर हल का मतलब है व्यंजन। अब यहां पर भूव भूव ती, तो इसमें प्रथम भूव पद है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई। तो प्रथम भूव पद जो है उसकी अभ्यास संज्ञा होने पर हलादि शेष सूत्र ये कहता है कि अभ्यास संज्ञक जो पद होगा उसमें हलादि शेष सूत्र के माध्यम से उसमें एक से अधिक यदि हल हैं तो उनका लोप हो जाता है। तो इसमें भूव में भ और व दो हल हैं, तो इस व का जो है वह हलादि शेष से जो है वह सूत्र लोप हो जाता है और कंडीशन बनती है भू भूव ती। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। अब ये सूत्र ये कह रहा है कि अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः केन सूत्रेण संज्ञित भवति। तो अब यहां पर अभ्यास संज्ञक पद क्या है? भू है ना? तो इस भू जो है वह कैसा है? दीर्घ है। कैसा है? दीर्घ। तो ये अभ्यास संज्ञक जो दीर्घ पद है उसको ह्रस्व किस सूत्र के द्वारा होता है? तो एक सूत्र जो है वह है ह्रस्व। क्या है? ह्रस्व। इस सूत्र के द्वारा अभ्यास संज्ञक जो पद है उसमें स्थित जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। और ये ह्रस्व सूत्र के द्वारा भू जो है वह ह्रस्व में परिवर्तित होकर के भू भूव ती, ये रूप बनता है। क्लियर हो गया? उसके आगे की पूरी सिद्धि अपन यहां पर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपन को ये सूत्र प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आना चाहिए। और ये जो है वह इसका सही आंसर है, वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्ते धातोः लकारः स्यात्। भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्ति में अर्थ में कौन सा लकार होता है? तो इसमें जो लकार होगा वह लीट लकार होगा। दसों लकार और दसों लकार किस काल में प्रयोग होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। निश्चित परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तिगंत प्रकरणे वुगागमः भवति। चलिए, तिगंत प्रकरण जो है उसमें वुक का आगम होता है। कहां होता है? लुंग लिटो अचिपरे, रिंग लिटो अचिपरे, लिट लिटो लटो अचिपरे, रिंग लिंगो अचिपरे। अब आपको ये सूत्र ही नहीं पता है कि सूत्र भाई कहां से आ गया ये, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। और इसका जो सूत्र है वह है भुवो वुग लुंग लिटो। भुवो वुग लुंग लिटो। ये सूत्र है और ये सूत्र कहता है भुवो वुगागमः स्यात्। इसकी जो वृत्ति है उस वृत्ति में से ये प्रश्न पूछा गया है।
भुवो वुग लुंग लिटो, और यह सूत्र कहता है भुवो वुगागम स्यात्। भुवो वुगागम स्यात् लुंग लिटो अचि परे। ठीक है, भुवो उगागम से आता, अर्थात भू धातु के साथ में वुक का आगम होगा कहां पर, लुंग लकार और लिट लकार में। कब, जब अच अर्थात स्वर के परे रहने पर। तो यहां पर जो है वह विकल्प कौन सा सही है, लुंग लिटो अचि परे, विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभाष्ये प्रतीत पदार्थ को ध्वनि नाम किम। तो प्रतीत पदार्थ को ध्वनि शब्द, अर्थात विकल्प दो जो है वह सही आंसर है। महाभाष्य में से भाष्य जो है, उस भाष्य में से इस पंक्ति को उठा करके प्रश्न किया गया है, मनस इत्यस्मिन् पदे नकारोत्तरवर्ती अकार किम संयम। अर्थात मनस पद है, उस मनस में नकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो उसकी कौन सी संज्ञा होगी, एक सूत्र उपदा संज्ञा अलोन्त्यात, अलोन्त्यात पूर्वोपधा। ये सूत्र हमने पढ़ा है, अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण है उसकी उपदा संज्ञा होगी। तो यहां पर मनस शब्द है, उस मनस में अंतिम अल क्या है, स है, और उससे पूर्व का वर्ण है ना, अलह अंत्यात पूर्व, अर्थात अंतिम अल से पूर्व वर्ण नकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अंतिम वर्ण है, और उसकी संज्ञा होगी वह उपदा संज्ञा होगी, है ना। उपदा संज्ञा, टी संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, ये सारी चीजें जो है वह आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, निम्न जर्मन भाषायाः क तपः वर्णा उच्च जर्मन भाषायाम परिवर्तिता भवन्ति। देखिए, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर तीन महोदय जो हैं जिनके ध्वनि परिवर्तन के नियम बहुत प्रसिद्ध है भाषा विज्ञान में, और ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर तीनों का नियम जो है वह आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ण जो है वह किस वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, कौन सी ध्वनियां किस में परिवर्तित होती है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। सबसे पहला ध्वनि परिवर्तन का नियम देने वाले महोदय थे जिनका नाम था ग्रीम महोदय। ग्रीम महोदय ने ध्वनि परिवर्तन से संबंधित दो नियम दिए थे, प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम और द्वितीय परिवर्तन का नियम। द्वितीय परिवर्तन का नियम जो था उससे संबंधित यह प्रश्न है, द्वितीय ध्वनि परिवर्तन जो था उसका संबंध निम्न जर्मन भाषा एवं इसका संबंध जो है वह निम्न जर्मन भाषा एवं उच्च जर्मन भाषा। ग्रीम महोदय का ध्वनि परिवर्तन का जो नियम था वह निम्न जर्मन भाषा एवं उच्च जर्मन भाषा इन दोनों के बीच में संबंध के आधार पर था, और ग्रीम महोदय जो थे उनका कहना था कि निम्न जर्मन भाषा की 9 ध्वनियां कौन कौन सी, तो ग, द, ग द ब, क त प और ख थ फ, ये 9 ध्वनियां जो कि निम्न जर्मन भाषा की हैं, वह निम्न जर्मन भाषा की ये 9 ध्वनियां उच्च जर्मन भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ग ध्वनि है वह क में, द ध्वनि है वह त में, और ब ध्वनि है वह प में परिवर्तित हो जाती है। फिर कहना था कि क त प जो ध्वनियां है वह क ध्वनि ख में परिवर्तित होती है, त ध्वनि है वह थ में परिवर्तित हो जाती है, प ध्वनि है वह फ में परिवर्तित हो जाती है, और ख, थ और फ ध्वनि जो है वह ग, द और ब में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ख ध्वनि ग में, थ ध्वनि है वह द में, फ ध्वनि जो है वह ब में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर प्रश्न है निम्न जर्मन भाषा। देखिए, याद रखना, प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम उस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न जर्मन भाषा जो है उसमें क त प, ये क त प ध्वनियां जो हैं वह उच्च जर्मन भाषा में किस रूप में परिवर्तित हो जाती है,
तो उच्च जर्मन भाषा में ये परिवर्तित हो रही है, वह हो रही है ख थ फ में। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। कौन सा? विकल्प 3। चलिए अगला प्रश्न, वृद्धि संज्ञक वर्णाः नास्ति। अब वृद्धिरादेच है ना, आदेच वृद्धि संज्ञकाः स्यु, अर्थात आ और ऐच, ऐच का मतलब है ऐ और औ, इनकी जो है ये जो वर्ण है वह वृद्धि संज्ञक है। ये तो होते हैं वृद्धि संज्ञक, और वृद्धि संज्ञक और गुण संज्ञा इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। और अ, ए और ओ ये जो वर्ण है वह होते हैं गुण संज्ञक। कैसे होते हैं? गुण संज्ञक। इसलिए इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आदेच वृद्धि, वृद्धिरादेच आ, ऐ और औ इनकी जो है वह वृद्धि संज्ञा होती है। विकल्प 4 जो है वह इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती, अपितु विकल्प 4 जो है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? इसकी गुण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु प्रातिपदिक संज्ञक नास्ति। अधोलिखित विकल्पों में कौन सा पद ऐसा है जो प्रातिपदिक संज्ञक नहीं है? तो आपको सबसे पहले तो प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है? तो अर्थवद धातुर प्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। किसकी होती है प्रातिपदिक संज्ञा? तो प्रातिपदिक संज्ञा जो है वह सार्थक शब्द जो कि अधातु है ना, अधातु अप्रत्यय अर्थात जो धातु नहीं हो और जो प्रत्यय और प्रत्ययांत नहीं हो, ऐसे पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और वो सार्थक भी होना चाहिए। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात अर्थवद सार्थक शब्द जो कि धातु नहीं हो और प्रत्यय अर्थात प्रत्यय से प्रत्यांत शब्द भी यहां पर ले लिए जाते हैं, तो प्रत्यय और प्रत्यांत निर्मित शब्द नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। लेकिन फिर इसका निषेध करने वाला, इसका बाधक सूत्र एक और आ जाता है और वह कहता है कृतद्धित समासाश्च। कृतद्धित समासाश्च अर्थात कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो है और समास से निर्मित जो पद हैं वह भले प्रत्यय से युक्त हो लेकिन उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। कौन कौन से? कृत प्रत्यय से। यहां पहला जो सूत्र है वह कहता था कि अप्रत्यय अधातुक अर्थात प्रत्यय और प्रत्यांत शब्द नहीं होने चाहिए और अधातु जो है, ठीक है, यह सूत्र कहता है कि ऐसे सार्थक शब्द जो कि अधातु अर्थात धातु रूप नहीं है, धातु नहीं है और अप्रत्यय अर्थात प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। लेकिन इसका बाधक सूत्र कहता है कि नहीं, भले अप्रत्यय शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ये बात पहले सूत्र ने कह दी, लेकिन कृत प्रत्यय के द्वारा अगर निर्मित कोई शब्द है, तद्धित प्रत्यय के द्वारा कोई निर्मित शब्द है और समास में से निर्मित, समास प्रकरण में निर्मित कोई शब्द होगा, तो भले वह प्रत्यय या प्रत्यांत शब्द होंगे लेकिन उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है वह लंबोदर जो है वह समास प्रकरण का शब्द है, जन्मेजय जो है वह भी प्रत्यांत है, कुंभकारः ये भी जो है वह समास का ही शब्द है, जन्मेजय जो है वह भी प्रत्यांत शब्द है। चटका जो पद है, चटका जो है वह स्त्री प्रत्यांत है और स्त्री प्रत्यांतों का यहां पर कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। स्त्री प्रत्यांत का यहां पर जन्मेजय ये जो है ये भी प्रत्यांत है, लंबोदर समास का है, कुंभकार भी जो है वह भी समास का पद है और इसमें जो है चटका जो है वह स्त्री प्रत्यांत शब्द है और स्त्री प्रत्यांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ईदुदंतो नित्य स्त्रीलिंगो संज्ञोस्तः रिक्त स्थानम पूरयत। तो आपको पता होगा युस्त्राख्यो नदी, यह सूत्र कहता है कि दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हो तो ऐसे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी नदी संज्ञा होती है।
कौन सी संज्ञा होती है? नदी संज्ञा। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शेषोज्ञ सखी इत्यत्र शेषः इति पदस्य अर्थः अस्ति। देखो, शेषोज्ञ सखी जो सूत्र है वह इसमें इसकी वृत्ति में कहा है शेषः इति अनदी संज्ञो, है ना, शेषः इति अनदी संज्ञो, अर्थात अनदी, नदी संज्ञक पद किसको कहते हैं? दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत पद जो है वह नदी संज्ञक कहलाते हैं। लेकिन उसके अलावा अनदी संज्ञक जो शब्द है अर्थात रस्व इकारांत और रस्व उकारांत, है ना, शेषोज्ञ सखी अर्थात रस्व इकारांत और रस्व उकारांत जो शब्द हैं उनकी जो है वह घी संज्ञा, उनकी जो है वह घी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? घी संज्ञा, और सखी शब्द को छोड़ करके, अर्थात सखी शब्द जो है वह सखी शब्द रस्व इकारांत शब्द है, लेकिन रस्व इकारांत शब्द होने पर भी सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी, और इस सखी शब्द को छोड़ करके शेष जो अनदी संज्ञक हैं, अनदी संज्ञक का मतलब है जो रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्द हैं उनकी जो है वह शेषोज्ञ सखी सूत्र के द्वारा घी संज्ञा होती है। क्लियर? तो ये जो सूत्र है शेषोज्ञ सखी कौन सी संज्ञा को करता है? तो ये घी संज्ञा को करता है। कौन सी संज्ञा को? घी संज्ञा को। सखी शब्द यद्यपि रस्व इकारांत है लेकिन इसकी घी संज्ञा होती नहीं है, और शेषः पद जो है उस शेषः पद का अर्थ है अनदी संज्ञो। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन वर्गयो समुचिताम तालिकाम मेलयत द्वियमुनम। ठीक है, द्वियमुनम किसका उदाहरण है? नदी भीश्च। राजपुरुषः किसका उदाहरण है? षष्ठी सूत्र का। सप्तमी शोंडे अक्षशोंड अक्षेषु शोंड इति अक्षशोंड। कुगति प्रादयः कुपुत्रः कुत्सित पुत्रः इति कुपुत्रः। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अब विकल्प इसका ऑप्शन होगा 3, पहले का 3, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके बाद दूसरा चौथा इसमें भी आ रहा है, अक्षशोंड दूसरा और पहला। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया ये चीज? कहीं कोई डाउट्स? चलिए अगला प्रश्न है, 22वें प्रश्न पर बढ़ते हैं अपन। अधोलिखितेषु विकल्पेषु सवर्ण संज्ञकः अस्ति। अब ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा हॉल में जब हम बैठते हैं तब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें आती हुई गलत हो जाती है, और आती हुई प्रश्न गलत होते हैं तो ये मानिए कि आप अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो है वह बारीक बारीक चीजें जो हैं वह आप परीक्षा हॉल में गलत करके आएंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा जो है वह परिणामों के समय भुगतना होगा। और आप सबने ये सुना भी है, बहुत से बच्चों के मुंह से ये सुना है कि सर मुझे आते थे, इतने प्रश्न आते थे लेकिन आते हुए मैं गलत करके आया हूं, है ना। और नो डाउट मैंने भी जब एग्जाम दिए तब मेरे से भी होते थे 2-4 प्रश्न, लेकिन प्रयास ये करना है कि आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सरल क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं, इसका मतलब ये मानिए कि आप जो है वो बहुत भीड़ जो है उस भीड़ से पीछे हो रहे हो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और सभी सही करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप अगर गलत करके आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। तैयारी कर ली आपने तो तैयारी के साथ में अब प्रैक्टिस जो है उस प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं तब ऐसे क्वेश्चन जो है जो आपने आपकी समझ से परे हैं या आपकी सोच से परे हैं, तो आपको इसका आइडिया लग सकता है कि आपको किस तरह, जैसे अधिंग गुण या अलंत्यात पूर्व उपदा आपने इतना पढ़ लिया तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसको सूत्र को उदाहरणों में अप्लाई कैसे करना है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार जो है वह सूत्र और वृत्ति से हट करके एग्जामिनर जो है वह उदाहरणों में चला जाता है। अगर हमने थोड़ा सा डीप में जाकर के नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो सकता है। प्रश्न है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु सवर्ण संज्ञकः अस्ति। सवर्ण संज्ञा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिसके आभ्यंतर प्रयत्न, जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों समान है, ऐसे जो वर्ण है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। ये आपको पता ही है। अब यहां पर देखिए अ और ई, क्या इनके उच्चारण स्थान समान है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, दोनों के उच्चारण स्थान समान नहीं है। क और ई,
क्या इन दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है? नहीं। उच्चारण स्थान अकु विसर्जनीय नाम कंठ, क का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, ई का जो है वह इच्छु ऐसा नाम तालु है। क और घ है ना, इससे पहले चौथे विकल्प की बात कर लें, उ और ई है ना, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, इच्छु ऐसा नाम तालु, दोनों का उच्चारण स्थान समान नहीं है। क और घ अकु विसर्जनीय नाम कंठ, उच्चारण स्थान दोनों का कंठ है। और स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या है? तो स्पृष्ट प्रयत्न है इसका। तो दोनों के आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है और दोनों के उच्चारण स्थान भी समान है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्यानाम सत्यासत्यत्वम निर्धारयत, कौन सा कथन सत्य है कौन सा सत्य नहीं है इसका निर्धारण करना है आपको। उपेंद्र पद संहिता संज्ञक पदमस्ति, उपेंद्र जो पद है वह संहिता संज्ञक, परह सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की जहां पर अतिशयित सन्निधि पाई जाती है, सन्निकटता पाई जाती है, निकटता पाई जाती है, वहां पर जो है वह संहिता संज्ञा होती है। तो उपेंद्र उपधन इंद्र, ठीक है, यहां पर पकार उत्तरवर्ती अकार और इकार इन दोनों वर्ण जो की संहिता संज्ञा हुई, इनमें अत्यधिक अतिशय सन्निकटता होने पर दोनों वर्ण जो है वह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ए में परिवर्तित हो जाते हैं और ये शब्द बनता है उपेंद्र। तो उपेंद्र पद जो है वह संहिता संज्ञक है। प्रश्न पूछ ले उपेंद्र इत्यत्र संहिता संज्ञक वर्णोस्त, तो आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र में अ और ई जो है वह संहिता संज्ञक पद है। भूपति पद घी संज्ञक पदमस्ति, देखिए शेषोज्ञ सखी रस्व इकारांत जो और रस्व इकारांत और रस्व उकारांत जो पद हैं उनकी घी संज्ञा होती है, ये चीज आपको पता है, ये पता है। परंतु जैसे शेषोज्ञ सखी सूत्र के द्वारा घी संज्ञा होती है रस्व इकारांत और रस्व उकारांत पद की, लेकिन सखी शब्द को छोड़ करके जो है वह समस्त रस्व इकारांत और रस्व उकारांत की घी संज्ञा होगी। लेकिन पति समास एव, एक सूत्र वार्तिक कह सकते हैं पति समास एव, ये सूत्र ये कहता है कि पति शब्द जो है वह पति शब्द यद्यपि रस्व इकारांत है, लेकिन रस्व इकारांत होने पर भी अगर स्वतंत्र रूप से पति शब्द का प्रयोग हो रहा है तो स्वतंत्र रूप से प्रति शब्द जो है वह घी संज्ञक नहीं है, अपितु समास एवं। लेकिन जब पति शब्द का प्रयोग समास प्रकरण के संदर्भ में हो रहा है तो वह पति शब्द घी संज्ञक होता है ना। तो याद रखना सखी शब्द जो है वह भले स्वतंत्र हो या समास में हो, सखी शब्द जो है वह घी संज्ञक रस्व इकारांत होने पर भी घी संज्ञक नहीं है, लेकिन पति शब्द स्वतंत्र रूप से जो है वह घी संज्ञक नहीं है, परंतु इसका प्रयोग जब समास में किया जाता है तो वह घी संज्ञक कहा गया है। तो घी संज्ञक भूपति शब्द समासिक पद है, तो भूपति पद घी संज्ञक पदमस्ति, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। प्रादयः क्रिया योगे अप्रत्यक्ष संज्ञा स्यु, नहीं, प्रादयः क्रिया योगे गति संज्ञका स्यु, अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि जो उपसर्ग है वह गति संज्ञक होते हैं और साथ में ही वह उपसर्ग संज्ञक भी कहे गए हैं। न वेत्ति विभाषा निषेध विकल्पयो विभाषा संज्ञा स्यात्, तो ये भी जो है वह सही बात कही गई है। तो इसका सत्य सत्य असत्य और सत्य विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। बहुत अच्छा और माइंड को एकदम आश्चर्यचकित करने वाला क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, प्रश्नलिष्ट योगात्मक भाषा वर्तते। जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की मैंने भी तैयारी की थी तब मेरे को एक तो तिगंत प्रकरण, जो 2 टॉपिक मेरे को बहुत जिनसे मेरे को डर लगता था वो 2 थे, एक था तिगंत प्रकरण और दूसरा जो है वह था भाषा विज्ञान। इसमें यह लगता था कि कितना भी पढ़ लेते हैं तब तक तो सब सही लगता है कि हाँ अब मेरे को याद है सब कुछ, लेकिन जैसे ही उसको बंद किया तब पता ही नहीं चलता कौन सा प्रश्लिष्टन कौन सा श्लिष्टन कौन सा अश्लिष्टन, कुछ भी समझ में नहीं आता। और शायद आपको भी लगता होगा कि भाषा विज्ञान थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इतने कोई खास डीप में नहीं पूछते हैं, आपको बस
अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है कि हमारा कमजोर टॉपिक कौन सा है और उसको हमने बहुत अच्छा किस तरह से करना है। बाकी फल जो है उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो कि हमारी मेहनत अच्छी होगी, हमारी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं होगी तो हमें निश्चित फल मिलेगा। ठीक है। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा वर्तते। देखिए, भाषा का वर्गीकरण जो है वह दो आधार पर किया गया है। एक तो है पारिवारिक वर्गीकरण, एक तो है पारिवारिक वर्गीकरण, दूसरा जो वर्गीकरण है वह है आकृति मूलक वर्गीकरण। पहला है वह हो गया पारिवारिक वर्गीकरण और दूसरा जो वर्गीकरण है वह हो गया आकृति मूलक वर्गीकरण। ये दोनों वर्गीकरण जो है वह भाषाओं के किए गए हैं। जब आकृति मूलक वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो आकृति मूलक वर्गीकरण को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अयोगात्मक, पहला वर्गीकरण है वह है अयोगात्मक, दूसरा जो वर्गीकरण है वह है योगात्मक। यहां तक क्लियर हो गया। पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण दो प्रकार से भाषाओं को बांटा गया है। आकृति मूलक वर्गीकरण को दो प्रकार से अयोगात्मक और योगात्मक, अयोगात्मक और योगात्मक। उसमें अयोगात्मक की चर्चा यहां पर नहीं करके योगात्मक की बात करते हैं। तो योगात्मक भाषाएं जो हैं उन योगात्मक भाषा परिवारों को तीन प्रकार से बांटा गया है। योगात्मक आकृति मूलक वर्गीकरण, योगात्मक आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उसको तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है अश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा है श्लिष्ट योगात्मक, तीसरा जो है वह है प्रश्लिष्ट योगात्मक। तीसरा जो प्रकार है वह हो गया प्रश्लिष्ट योगात्मक। ये प्रकार, इस प्रकार से जो भाषाएं हैं उनको तीन प्रकार से बांटा गया है। उसमें अश्लिष्ट योगात्मक जो है उसको प्रत्यय प्रधान भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रत्यय प्रधान। ठीक है। श्लिष्ट योगात्मक जो है उसको विभक्ति प्रधान भाषाएं कहा गया है। क्या कहा गया है? विभक्ति प्रधान। प्रश्लिष्ट योगात्मक जो है उन भाषाओं को समास प्रधान भाषाएं कही गई हैं। अर्थात अश्लिष्ट योगात्मक जो भाषाएं हैं उन अश्लिष्ट योगात्मक में प्रत्यय प्रधान भाषाओं का अंतर्भाव होता है। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के अंतर्गत जो है वह विभक्ति प्रधान भाषाओं का अंतर्भाव इसमें होता है। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में समास प्रधान भाषाएं हैं उनका इसमें अंतर्भाव होता है। प्रश्न है प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा वर्तते, तो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा कैसी होती है? समास प्रधान होती है। कैसी होती है? समास प्रधान। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला, श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा अस्ति। अब देखिए, श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है कौन सी है? अब हमने आकृति मूलक वर्गीकरण अयोगात्मक और योगात्मक दो प्रकार से, और योगात्मक जो है उसका हमने तीन प्रकार से विभाजन किया था। प्रश्लिष्ट है, श्लिष्ट है और अश्लिष्ट है। ठीक है। अब उसमें श्लिष्ट बहिर्मुखी जो भाषा है उसका विभाजन जो है वह किस प्रकार से किया गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वह श्लिष्ट योगात्मक भाषा। कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक, जिसको क्या कहते हैं? विभक्ति प्रधान भाषाएं भी कहा गया है। कैसा है? विभक्ति प्रधान। अश्लिष्ट होती हैं वह प्रत्यय प्रधान, श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं जो है वह विभक्ति प्रधान, और प्रश्लिष्ट योगात्मक जो भाषाएं हैं वह समास प्रधान होती हैं।
तो श्लिष्ट योगात्मक, जिसको विभक्ति प्रधान भी भाषा कहा गया है, और इसको दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, और दूसरा इसका विभाजन है वह है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा। ठीक है, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा, बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा, और इसका फिर पुनः दो प्रकार से विभाजन है, एक तो संयोगात्मक और दूसरा विभाजन है वह है वियोगात्मक। संयोगात्मक और दूसरा जो विभाजन है वह है वियोगात्मक। पहला है संयोगात्मक, दूसरा विभाजन है वियोगात्मक। संयोगात्मक के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वह आती हैं अरबी, मिस्री। वियोगात्मक में जो भाषा आती है वह आती है हिब्रू भाषा। कौन सी भाषा? हिब्रू। उसी प्रकार बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक में भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो हो गया संयोगात्मक, दूसरा यहां पर प्रकार है वह हो गया वियोगात्मक। संयोगात्मक, वियोगात्मक। संयोगात्मक में जो आती है भाषाएं वह आ गई संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, अवेस्ता, ये भाषाएं संयोगात्मक हो गई। वियोगात्मक में जो भाषा आती है वह हो गई अंग्रेजी हो गई, बंगला हो गई, हिंदी हो गई। ये भाषाएं हैं वह बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आती है। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छी तरह से देख लें, निश्चित यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब इस डायग्राम के आधार पर हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक, श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा कौन सी है? ठीक है, तो इसमें देखिए अरबी है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अरबी जो है वह यहां पर है, अंतर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है, जबकि यहां पर बहिर्मुखी का पूछ रहा है प्रश्न। संस्कृत जो है वह संस्कृत श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है। श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा संस्कृत है। बाकी अन्य विकल्प जो है जैसे हिब्रू है, हिंदी है, ये दोनों भी नहीं है। विकल्प दूसरा जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संथाली भाषा वर्तते। अब संथाली भाषा जो है वह कैसी भाषा है? तो संथाली भाषा जो है वह अश्लिष्ट योगात्मक है। कैसी है? अश्लिष्ट योगात्मक। और अश्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? तो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा जो है वह प्रत्यय प्रधान होती है। कैसी होती है? प्रत्यय प्रधान भाषाएं कही गई हैं। और अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को चार प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? चार प्रकार से। कौन कौन सी? तो सबसे पहला है पूर्व योगात्मक, पूर्व योगात्मक। दूसरा जो विभाजन है वह हो गया मध्य योगात्मक। तीसरा है अंत योगात्मक। और चौथा जो है वह है पूर्वांत योगात्मक। पूर्वांत योगात्मक। ये अश्लिष्ट योगात्मक जो है उसको चार प्रकार से बांटा गया है। अब इनकी भाषाओं की बात करें तो पूर्व योगात्मक के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो भाषा है वह एक तो है जुलू और काफिरी। जुलू और काफिरी भाषा। इस डायग्राम को बार बार आप लिखोगे ना, लिख लिख के याद करोगे तो निश्चित पूरा डायग्राम जो है वह आपको याद हो जाएगा। टगलाग
और संथाली भाषा, संथाली भाषा मध्य योगात्मक भाषा कही गई है। अंत योगात्मक तुर्की, कन्नड़, तुर्की, कन्नड़ है, तमिल है, अर्थात द्रविड़ जो भाषाएं हैं, तमिल अंत योगात्मक है। और पूर्वांत योगात्मक जो भाषा है वह मफोर भाषा जो है वह पूर्वांत योगात्मक भाषा कही गई है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा गया है कि संथाली भाषा जो है वह कैसी है, तो संथाली भाषा आपको पता होगा मध्य योगात्मक भाषा कही गई है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभाष्ये केशाम शब्दानाम अनुशासनम कृतम। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार के शब्दों का अनुशासन करेंगे, सिर्फ लौकिक शब्दों का या वैदिक का। तो फिर महाभाष्य में वे कहते हैं कि लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों के अनुशासन की चर्चा महाभाष्य में पतंजलि करेंगे। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम नाम किम। अर्थात जब प्रतिवादी पतंजलि से प्रश्न पूछते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या है, तो बार बार ध्वनि क्या है, विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से उनको पूछते हैं क्या ये शब्द है क्या, तो उनको पूछते हैं भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम नाम शब्द, तो कहते हैं नहीं वह तो आकृतिर नाम, उसको तो कहते हैं आकृति, कहते हैं क्या कहते हैं आकृति। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। विकल्प 2 जो है वह इसका महाभाष्य के अनुसार रिक्त स्थानम पूरयत, तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इत्यनेन वाक्येन सिद्धिर्भवति। अर्थात व्याकरण अध्ययन जो है, शब्दानुशासन जो है, उसके पतंजलि ने मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन की चर्चा महाभाष्य में की है। मुख्य प्रयोजन रक्षा, उ, लघु, आगम और असंदेह 5 मुख्य प्रयोजन है। ते असुरा आदि जो है वह 13 जो है वह गौण प्रयोजन, व्याकरण अध्ययन या शब्दानुशासन के 13 गौण प्रयोजन है। तो इसमें विभिन्न मुख्य प्रयोजनों को स्पष्ट करने के लिए महाभाष्य में पतंजलि ने कुछ भाष्य कहे हैं। तो ये लोपागम वर्ण विकारक जो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, अर्थात लोप आगम आदि को जो जानने वाला जो है वही व्यक्ति सम्यक अच्छी प्रकार से वेदों की रक्षा को कर पाएगा। तो ये वाक्य किसकी सिद्धि के लिए कहा है, तो रक्षा प्रयोजन की सिद्धि के लिए वाक्य कहे हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रधाने च क्रतो यत्न फलवान भवति कस्य प्रयोजनस्य वैशिष्ट्यार्थे उक्तम। अर्थात रक्षा ऊह आगम जो तृतीय प्रयोजन है, उस तृतीय प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए महाभाष्य में पतंजलि कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदाध्येयो ज्ञेयम् प्रधानम च षड्सु अंगेषु प्रधानम च षड्सु अंगेषु व्याकरणम। फिर कहते हैं प्रधानेन च कृतो यत्न फलवान भवति। अर्थात ये समस्त पंक्तियां जो हैं वह आगम प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए महाभाष्य में पतंजलि ने कही है। तो इसका विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। महाभाष्य में पतंजलि जो है, महाभाष्य को आप भाष्य की पंक्तियां उठा करके पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। स्थूल प्रश्यति पदेस्मिन् पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम समासः स्याद। देखिए असंदेह प्रयोजन जो है, मुख्य प्रयोजन, उसको स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि जो स्थूल प्रश्यति जो पद है, उस स्थूल प्रश्यति में जो है वह 2 प्रकार का समास होता है। एक तो बहुब्रीहि समास होता है, दूसरा जो है वह तत्पुरुष समास होता है। तो जब पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व की अपेक्षा से इस पद में देखा जाए तो इसमें जो समास होता है वह होता है बहुब्रीहि समास होता है। कब? पूर्व पद प्रकृति की स्वरत्व की अपेक्षा से। और इसी स्थूल प्रश्यति जो पद है उसमें समासा धातुत्व
समास समासादातोत्व की अपेक्षा से इसमें तत्पुरुष समास होता है। अब यहां पर स्थूल प्रसिद्धि पदेस्मिन पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम समास स्यात्, तो पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व की अपेक्षा से इसमें जो समास है वह बहुब्रीहि समास होता है। और समासोदातत्व की अपेक्षा से अगर पूछ लिया जाए तो उसकी अपेक्षा से जो समास होता है वह तत्पुरुष समास वहां पर होता है। तो इसका जो सही विकल्प है 32 जो है वह इसका सही आंसर है, वह है विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। स्थूल प्रशति माग्निवारुणी मनड़वाहिम आलभेत इत्यत्र वाक्य संदेहार्थम पदम अस्ति। संदेहार्थक, इस समस्त जो वाक्य है असंदेह जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए पंक्ति कही गई है। इस समस्त पंक्ति में संदेह को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, ये वहां पर पूछा गया है। तो इसमें संदेह को उत्पन्न करने वाला जो पद है वह स्थूल प्रशति, क्योंकि इसमें विभिन्न दो अपेक्षा से बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास जो है वह होते हैं। तो यहां पर जो है वह इसमें संदेहार्थक जो पद है वह स्थूल प्रशतिम पद है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। मंत्रा सर्वैर्लिंगे न च सर्वाभिविभक्तिर्वेदे निगदिताः यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणीतव्या कस्य संदर्भे उक्तम। जो मंत्र है उस मंत्रों में समस्त विभक्ति और समस्त लिंगों में जो है वह मंत्रों को नहीं निगदित किया जाता है। वहां पर यज्ञगत जो पुरुष है, यजमान जो है, वह अपने लिंग और अपनी विभक्ति के अनुसार जो है वह उसको यथा योग्य उसमें जो है वह परिणति उसमें परिवर्तन करता है। तो इस पंक्ति को किस प्रयोजन के लिए स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, तो ऊह प्रयोजन जो है उस ऊह प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए ये जो पंक्ति है वह कही गई है कि यज्ञगत हम याज्ञिक क्रियाओं को हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमें व्याकरण अध्ययन जो है वह आवश्यक होगा। अगर व्याकरण अध्ययन अगर हमने कर रखा है, हम व्याकरणज्ञ हैं, तभी हम जो है वह मंत्रों में यथा योग्य विभक्तियां और मंत्रों में यथा योग्य लिंगों का प्रयोग हम कर पाएंगे। अन्यथा हम यथा योग्य विभक्तियां और यथा योग्य लिंग का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। शब्दानुशासनस्य आनुषंगिक प्रयोजनानि क्रमेण योजयत। देखिए व्याकरणाध्ययन के मुख्य प्रयोजन जो है वह कितने हैं, तो मुख्य प्रयोजन जो है वह है 5 है। कितने हैं? मुख्य प्रयोजन 5। गौण प्रयोजन की बात करें तो गौण प्रयोजन जो है वह कितने हैं, तो गौण प्रयोजन है वह 13 है। अब 13 का आपको क्रम याद होना चाहिए और इसके लिए आपको एक सॉन्ग के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से अपन इसको याद करेंगे और समस्त जो 13 प्रयोजन है उसको यहां पर मैं लिख लेता हूं एक बार। ते असुरा दुष्ट शब्द यदधीतम यस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांसः विभक्तिम कुर्वन्ति। इसको याद कैसे करना है, एक सॉन्ग बहुत अच्छी तरह से आपको याद भी है, उसके माध्यम से आप इसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। योवा इमाम चत्वारि उतत्वम, फिर है सक्तुमेव हो गया, सारस्वतीम हो गया, दशम्याम पुत्रस्य, फिर है सुदेवोसी। ठीक है, ये 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसको याद, आपने एक सॉन्ग सुना होगा,
झिलमिल सितारों का सावन होगा, है ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ते असुरा दुष्ट शब्द यदधीतम यस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांस विभक्ति कुर्वन् यो वा इमां चत्वारि उत्तत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ते असुरा दुष्ट शब्द यदधीतम यस्तु प्रयुंक्ते। इसका जो क्रम है 13, जो क्रम है वो 13 प्रकार के क्रम आपको याद होने चाहिए। अब यहां पर जो है वह देखिए, सबसे पहला जो है वह कौन सा है, तो सबसे पहला जो क्रम है ये हो गया यदधीतम, ये पहला हो गया, ठीक है। यस्तु प्रयुंक्ते नहीं है, अविद्वांस, दूसरा ये हो गया, ये हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, अर्थात बी ए डी सी, बी ए डी सी, ई, अच्छा ई और है, तो ये ई सबसे पहले आ जाएगा, ई बी ए डी सी, विकल्प 3 जो है ना, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया। इसको जो 13 जो इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण जो है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मलेच्छ माभूमित्यध्ययम व्याकरणम कस्य प्रयोजनस्य स्पष्टार्थम उक्तम। तो ये जो है वह ते असुराः, जो प्रयोजन है, गौण प्रयोजन, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा है कि मलेच्छ माभूमित्यध्ययनम व्याकरणम, अर्थात व्याकरण का गौण प्रयोजन ते असुराः, इसको स्पष्ट करने के लिए जो है वह इस प्रयोजन को यहां पर कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उपसर्ग अपवाद न्याय महाभाष्ये कस्मिन् प्रसंगे प्रयुक्तः। तो सामान्य और विशेष के कथन के संदर्भ में जो है वह उत्सर्ग और अपवाद की चर्चा जो है वह महाभाष्य में कही थी, और कहा है सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यम, अर्थात सामान्य का जब कथन करना हो तो सामान्य से उत्सर्ग का प्रयोग करना चाहिए, और विशेषेणोपवादः, विशेषेणोपवाद अर्थात विशेष के कथन के संदर्भ में अपवाद का प्रयोग करना चाहिए। उत्सर्ग का जो उदाहरण है वह दिया है, कर्मण्यण सूत्र जो है वह उत्सर्ग का उदाहरण है, और आतोनुपसर्गिक, आतोनुपसर्गे क, ये सूत्र जो है वह विशेष का उदाहरण है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्यानाम असत्य कथनस्य चयनम कुरुतः। असत्य कथन कौन सा है उसका चयन आपको करना है। ए ओ अर्धसंवृत स्वरः वर्तते, य व अर्धस्वरः विवृत प्रयत्नम स्वराणाम, ओ ए ओ विवृत स्वरः वर्तते। अब ये जो है वह भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चौथा विकल्प जो है वह सही नहीं है। मुखाकृति जो है उस मुखाकृति के आधार पर स्वरों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो हो गया संवृत, दूसरा हो गया अर्धसंवृत, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत और विवृत। ये 4 प्रकार से जो है वह विभाजन किया गया है। अब संवृत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ई, उ और री, ये संवृत स्वर है। अर्धसंवृत के अंतर्गत जो आते हैं वह ए, ओ जो है वह अर्धसंवृत के अंतर्गत आते हैं। अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं वह ऐ, औ और अ, ये अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं, और विवृत के अंतर्गत आ आता है, ठीक है। अब यहां पर ए और औ जो है वह विवृत स्वर है,
ऐसा कहा गया है। तो ये विवृत नहीं है अपितु अर्धविवृत है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका समीचीन आंसर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधस्तन वाक्या नाम सत्य कथन से युग्मस्य चयनम कुरुतः। सत्य कथन कौन सा है? सत्रणम इत्यस्य विग्रह तृणम अपि परित्यज्य वर्तते, है ना। तृणम इत्यस्य सत्रणम नहीं, तृणम अपि अपरित्यज्य, है ना, अपरित्यज्य वर्तते। ठीक है। द्विमुनि संख्यावंशेन सूत्रस्य उदाहरणम, ये बात सही है। जय सूत्रेण अच प्रत्ययो विधीयते। जय, जय प्रत्यय से टच प्रत्यय होता है, न कि अच प्रत्यय होता है। युपदारु, युपाय दारु चतुर्थी तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये बात भी जो है वह सही है। तो विकल्प बी और डी, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ये जो है वह भी गलत है और ये भी जो है वह गलत है। युपाय दारु चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते। ठीक है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समीचीनाम विकल्पेन योजयत सा अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। अव्ययी भाव समास है, मास पूर्व, तृतीय तत्पुरुष समास, इसके बाद कृष्ण सर्प कर्मधारय समास, फलानी द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास है। विकल्प ए का वाई, बी का जेड, सी का एक्स, सी का डब्ल्यू और डी का एक्स। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ये कुछ आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा है। अगली क्लास में अपन अगली क्वेश्चनों के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें और कंटिन्यू प्रैक्टिस को बनाए रखें, ताकि एक जो है वह नूतनता और नवीनता अपनी तैयारी में बनी रहे। इसी उसके साथ में आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।